नमस्कार। न्यूक्लियस एकेडमी ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। लास्ट हमने टाइम पीरियड और उसके फॉर्मूले के बारे में जाना था। आज हम तीसरे पार्ट में फ्रीक्वेंसी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और उसके एक्सेलरेशन के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। कुछ लोगों को डाउट होता है कि फ्रीक्वेंसी किस तरीके से अप्लाई होती है, कैसे कैसे होती है। यहाँ पे रोटेशनल मोशन या फिर सर्कुलर मोशन में फ्रीक्वेंसी थोड़ी अलग प्रकार की होती है। उसका यूनिट भी हम रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर सेकंड में यूटिलाइज करते हैं या फिर हर्ट्स में भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एन से शो करेंगे। क्या होता है फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी एक एग्जांपल देके मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कि फैन है। फैन को अगर मैं देखना चाहूँ कि एक मिनट में फैन कितना रोटेशन करता है, मान लीजिए वो 500 रोटेशन करता है, 500 या 700 रोटेशन करता है। 500 अगर रोटेशन करता है तो वो उसका आर पी एम, 500 RPM ये उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। एक मिनट में अगर 500 रोटेशन करता है तो आप एक सेकंड भी ले सकते हो, एक सेकंड में कितना रोटेशन करता है। जो यूनिट आप देना चाहो टाइम का वो दे सकते हो। तो सिंपल सा है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन परफॉर्म बाय पार्टिकल, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल लेवल पे अपन देख रहे हैं। परफॉर्म बाय पार्टिकल इन गिवन यूनिट टाइम, इन गिवन यूनिट टाइम। यहाँ पे यूनिट कुछ भी ले सकते हैं, मिनट, सेकंड, यानी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दिए हुए टाइम में कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन वो करता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। मैंने एक फैन का एग्जांपल दिया, आपको उससे समझ में आ जाएगा। इसका फॉर्मूला कैसे होता है आपको तो पता है, एन से शो किया जाता है। किस तरीके से इसका फॉर्मूला होगा हमको पता है कि ये टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल में रहेगा। टाइम पीरियड का उल्टा होता है, n इज इक्वल टू 1/t। लेकिन हमको t का फॉर्मूला पता है, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका? n इज इक्वल टू 1/2π/ओमेगा था। आपको पता है t का फॉर्मूला हमने निकाला था 2π/ओमेगा, ओमेगा ऊपर चले जाना, तो n इज इक्वल टू ओमेगा/2π। ये हर्ट्स में रहेगा या फिर RPS में रहेगा। ये इसका यूनिट है, हर्ट्स में रहेगा या फिर RPS में ये रहेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। अभी हम देखेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। बहुत ही सिंपल तरीके का है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बस यहाँ पे अपने को कुछ छोटी छोटी चीजें ध्यान देनी है, जैसे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, शॉर्टकट में उसे UCM कहते हैं, एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, उसको पूरे डिटेल में जानेंगे और उसके बाद फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में जानेंगे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? देखिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाता हूँ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखिए मान लीजिए ये सर्कुलर ट्रैजेक्टरी है या फिर सर्कुलर पाथ है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहाँ पे सर्कुलर पाथ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना।
यहाँ पे इसकी वेलोसिटी अगर देखें तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी कह सकते हैं या फिर आप इसे लीनियर वेलोसिटी भी कह सकते हैं। जब जब पार्टिकल घूमेगा इस तरीके से ही घूमेगा, तो जब जब पार्टिकल घूमेगा हर बार उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। और मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट रह भी सकता है या फिर नहीं भी रह सकता है, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। ये कांस्टेंट रहेगा। और डायरेक्शन ये बार बार चेंज होगा। डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है, टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज हो रही है। और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो डेफिनेशन के अनुसार एक्सेलरेशन हमको मिलता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी गिव्स एक्सेलरेशन। हमको यहाँ पे एक्सेलरेशन मिलता है, बराबर। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन किस तरीके के मिलते हैं उसके बारे में हम आगे देखेंगे, पहले डेफिनेशन के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डेफिनेशन कैसे बनेगी? द मोशन ऑफ द पार्टिकल along the circumference of the circle, motion of the particle along the circumference of the circle with constant speed। मतलब मैग्नीट्यूड अगर इसका कांस्टेंट है, वैल्यू अगर कांस्टेंट है, मतलब स्पीड क्या है, इसे स्पीड भी कह सकते हैं अपन। यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख भी दे सकता हूँ या फिर आप सुन के भी लिख सकते हो। चलो लिख लेते हैं। द मोशन ऑफ द पार्टिकल along the circumference of circle with constant speed, constant speed। यहाँ पे जो पार्टिकल है जो सर्कमफ्रेंस पे घूम रहा है वो कांस्टेंट स्पीड में घूम रहा है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, इसकी जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। तो जानते हैं इसके अंदर एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम बाद में देखेंगे, लेकिन इसको पहले डीप में देख लेते हैं किस तरीके से है करके। यहाँ पे एक्सेलरेशन अलग अलग प्रकार के मिलते हैं हमको। देखा जाए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमको एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलता है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलता है, एक नेट एक्सेलरेशन वगैरह कुछ होता है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी कहते हैं उसे। और एक अपने को मिलता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में आपको पहले ही पता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन किस तरीके से मिलता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन मिलेगा, इसमें से कौन सा एक्सेलरेशन अपने को मिलेगा, मैं बता देता हूँ कौन से प्रकार के एक्सेलरेशन होते हैं। यहाँ पे हमको 3 एक्सेलरेशन के बारे में ही जानना है, होते तो 4 टाइप है। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की यहाँ पे अपने को जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। पहला एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो हमको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मिलेगा। दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो हमको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मिलेगा। उसके बाद तीसरा टाइप है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, या फिर इसे नेट एक्सेलरेशन भी कहते हैं।
और चौथा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन, ये रहेगा। इसमें से हमको ये दो एक्सेलरेशन यहाँ पे समझना है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो आप इसके तरफ भी ध्यान सकते हो। सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस तरीके से मिलता है। अपन इसी डायग्राम का यूटिलाइज करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है और उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। वेलोसिटी का डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमको चेंज ऑफ वेलोसिटी मिल रहा है। डायरेक्शन चेंज होना मतलब वेलोसिटी चेंज होना, और जब वेलोसिटी चेंज होगा तो हमको क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। वो जो एक्सेलरेशन होता है उसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है, उसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है, इस तरीके से। इसको मैं यहाँ पे ए सी से शो करूंगा, सेंटर की तरफ उसका डायरेक्शन होता है। इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, ये भी देख लेते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है ये अलोंग द रेडियस होता है। कैसे होता है ये, अलोंग द रेडियस। डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज टुवर्ड द सेंटर। उसका जो डायरेक्शन होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को, सेंटर की तरफ तो होता है लेकिन अलोंग द रेडियस होता है। मैं चाहूँ तो यहाँ से भी निकाल सकता हूँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, लेकिन ये अलोंग द रेडियस होगा। कैसा होगा, अलोंग द रेडियस। इसीलिए इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। हमने यहाँ पे कुछ अलग अलग फॉर्मूले हमने पढ़े थे, ठीक है। उस फॉर्मूले का हम यूटिलाइज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। तो क्यों इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, क्योंकि इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होता है, इसलिए इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और ये अलोंग द रेडियस होता है, इसलिए इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला हम देखते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है AC इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। क्या रहेगा, AC इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। लेकिन हमको पता है V क्या होता है, बट V इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा। V क्या होता है, R इंटू ओमेगा। हमने रिलेशन देखा था इसका फॉर्मूला भी हमने सॉल्व किया। ये पुट कर देते हैं यहाँ पे 1 में। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू R स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन R। ये R कैंसिल हो गया। AC इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला रहेगा। इसको वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो इसका डायरेक्शन भी यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। AC वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू R। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है, इसका डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से नेगेटिव साइन यहाँ पे आया हुआ है। तो आप इस फॉर्मूले को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इसका अपने को जरूरत पड़ेगी आगे चल के न्यूमेरिकल जब करेंगे। अब हम देखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। अब इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे मिलता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, मैंने यहाँ पे बताया है आपको। डेफिनेशन आप अपने मन से भी लिख सकते हैं।
इसके ऊपर से, जिस तरीके से मैंने समझा। आगे देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? वही मैं सर्कुलर ट्रैक वाली डायग्राम निकाल के ही आपको समझाता हूँ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये इसकी लीनियर वेलोसिटी v, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन आप देखोगे तो चेंज हो रहा है। यानी पार्टिकल जब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो उसके जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है या फिर लीनियर वेलोसिटी है, उसका डायरेक्शन बार बार चेंज होगा, उसका डायरेक्शन बार बार चेंज होगा। साथ ही साथ एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहेगा। पहले वाले हमने इसमें देखा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कि वहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं होता। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज v इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। अब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे इसको मैं v1, v2, v3, v4 नाम दे देता हूँ। v1 मान लीजिए 1 मीटर पर सेकंड है, ये 1 यहाँ से अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कर रहा है। फिर आगे बढ़ा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, मैग्नीट्यूड बढ़ गया उसका, v2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे v3 लेंगे 2 मीटर पर सेकंड, v4 लेंगे 2.5 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से अलग अलग मैग्नीट्यूड है, मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो ऐसे समय जो हमको पार्टिकल का सर्कुलर मोशन जो मिलेगा वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। कैसे रहेगा? नॉन यूनिफॉर्म। डेफिनेशन के अनुसार समझते हैं, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल the motion of a particle along the circumference of circle with distinct speed, यहाँ पे स्पीड अलग अलग रहेंगी, इसलिए मैंने डिस्टिंक्ट वर्ड यूज किया, आप डिफरेंट डिफरेंट भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमको मिलता है, इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब इसमें कौन से प्रकार का एक्सेलरेशन अपने को मिलता है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे हमको मिलेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे होता है, उसका काम कैसे होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, यहाँ पे इंक्रीज होते हुए मैंने बताया, क्योंकि चेंज हो रहा है तो जरूर नहीं कि इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड जो है, ये इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेंगी, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है।
तो अभी आगे देखेंगे हम इसके अंदर आने वाला जो एक्सेलरेशन है उसके बारे में। कौन से प्रकार का एक्सेलरेशन हमको मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा हमको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा मिलेगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसको हम AT से शो कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, इस तरीके से अपन डायग्राम बना लेंगे। आप मान लीजिए ये पार्टिकल है, यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी या फिर लीनियर वेलोसिटी भी कह सकते हैं, दैट इज द v1 v2 v3 और ये v4, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ डायरेक्शन मतलब एक्सेलरेशन तो मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन तो हमको मिलेगा, लेकिन उस एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो एक तो अलोंग द लीनियर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी रहेगा, अलोंग द टेंजेंशियल वेलोसिटी इस तरीके से, इस तरीके से, या फिर इसके अपोजिट में भी हो सकता है, इसके अपोजिट में भी हमको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा, अपोजिट में भी मिल सकता है। एक तो अलोंग में रहेगा या फिर इसके अपोजिट में भी रह सकता है। अब ये अलोंग कब मिलेगा? यहाँ पे जो एक्सेलरेशन मिल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एज अ एक्सेलरेशन। जो यहाँ पे एक्सेलरेशन मिल रहा है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहेगा। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक तो लीनियर वेलोसिटी के अलोंग में रहेगा या फिर उसके अपोजिट में रहेगा। अब अलोंग में कब रहेगा और अपोजिट में कब रहेगा? जब यहाँ पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, स्पीड ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, जब यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हो रही है उस समय एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसके अलोंग में रहेगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलोंग द वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। और v1 भी रह सकता है, v2 भी रहेगा, v3 भी रहेगा, v4 भी रहेगा, ठीक है, अलोंग विथ। समझ में आया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब अलोंग में रहेगा? अब यहाँ पे हमको देखना है कि अपोजिट डायरेक्शन में कब रहेगा। देखिए, आप जब भी कोई गाड़ी चलाते हो या साइकिल चलाते हो तो आप जब ब्रेक मारते हो तो क्या होता है, एक अपोजिट फोर्स उसके ऊपर लगता है, तब जाके उसके जो व्हील्स है वो रुकते हैं, बराबर है। और जब एक उसके वेलोसिटी के अलोंग में एक जो फोर्स लगता है उसके कारण उसकी स्पीड बढ़ती है, और अपोजिट में लगेगा तो व्हील्स रुकती है। वैसे ही यहाँ पे है, अगर स्पीड जो है पार्टिकल की, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज डिक्रीजेस, यहाँ पे अगर स्पीड ऑफ द पार्टिकल डिक्रीज हो रही है तो ये जो रहेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द v1 या फिर v2 v3 v4, इनके अपोजिट में रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इसके फॉर्मूले के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बहुत सिंपल तरीके से अगर डायग्राम निकालना चाहूँ तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप। ये पार्टिकल की वेलोसिटी है, ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन वाला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया कि हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखा था कि जो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है उसके सेंटर की तरफ होता है,
इसलिए उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि वहाँ पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है और डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होता, डायरेक्शन चेंज होते रहता है। कहाँ में? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने देखा उसके अंदर। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देख रहे हैं, वहाँ पे जो एक्सेलरेशन मिल रहा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहता, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहता, डायरेक्शन भी चेंज होता है और मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, जिसके कारण हमको यहाँ पे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलता है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एक तो अलोंग द वेलोसिटी होगा या फिर अपोजिट टू द वेलोसिटी होगा। समझ में आया? तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो फॉर्मूला किस तरीके से है, आप लिख सकते हो AT इज इक्वल टू डी मॉड ऑफ v अपॉन dt, क्योंकि स्पीड यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इंक्रीज भी हो रही है या फिर डिक्रीज भी हो रही है, तो ऐसा ही लिख सकते हो। या फिर इसका और एक फॉर्मूला है AT इज इक्वल टू R इंटू अल्फा, AT इज इक्वल टू R इंटू अल्फा, इस तरीके से होंगे। तो समझ में आ गया? मैं आपको शॉर्टकट के लिए एक बना के देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे का देखते हैं। ये फॉर्मूले को आप हाईलाइट कर सकते हो। ना तो हमने क्या देखा अभी कि हमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिला, किसमें मिला? ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होने की वजह से चेंज होने की वजह से हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलता है। यहाँ देखोगे तो मैग्नीट्यूड जो रहेगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो रहेगा कांस्टेंट, बराबर, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब रेडियल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो हमको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मिला था, उसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज होता है, इसके मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं होता, यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू कांस्टेंट के चेंज होने की वजह से मिलता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं, किस तरीके से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अप्लाई होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अप्लाई होता है। अब हम देखेंगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, क्योंकि उसके फॉर्मूले की भी अपने को ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, नेट एक्सेलरेशन ये इसके बारे में दिया नहीं है बुक में, लेकिन मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, या फिर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन। ये दिया नहीं है, लेकिन जो IIT नीट की तैयारी कर रहे हैं
उसके लिए ये काम में आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो वेलोसिटी है, ठीक है, जो वेलोसिटी है उसके ही अलॉन्ग में यहाँ पे मान लीजिए कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल रहा है अपने को, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और ये भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसके बाद अपने को यहाँ पे मिलेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। और यहाँ पे हमको मिल रहा है, अगर मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे हमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी मिलेगा। तो ये दोनों जब मिल रहा है, ठीक है, ये दोनों जब मिल रहा है तो तुम देखे होंगे यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एक दूसरे के कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। अगर मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपोजिट में भी लगाता हूँ, अपोजिट टू द वेलोसिटी, उस समय भी ये 90 डिग्री ही रहेगा। मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और यहाँ पे हमको जो नेट एक्सेलरेशन मिलता है या रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मिलता है वो इस तरीके से मिलता है, उसे AR से शो करेंगे, ठीक है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इसकी वैल्यू अगर निकालना है तो इसकी वैल्यू और डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसके वैल्यू और डायरेक्शन का फॉर्मूला समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे जो नेट एक्सेलरेशन रहेगा या रिजल्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा उसका जो फॉर्मूला रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, ठीक है, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर प्लस ट्वाइस AC AT कॉस थीटा। और यहाँ पे जो थीटा रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा। 90 डिग्री होने की वजह से ये 0 हो जाएगा, इतना भाग अपने को मिलेगा, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या बनेगा? अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, ओके। अब इसके डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है इसका? अल्फा से। तो मान लीजिए यहाँ पे अपन अल्फा दे देंगे या फिर थीटा तो ले लिया हमने, कोई भी दे सकते हैं, अल्फा दे दो। तो यहाँ पे किस तरीके से अपने को डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है। अब ये इसको जैसे ये AC है, ठीक है, इसको यहाँ पे पैरेलली ड्रॉ कर लो तो ये बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। और यहाँ पे टेंजेंशियल फॉर्मूला लगाओ, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या रहेगा? यहाँ पे अपन डायरेक्शन निकाल रहे हैं, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये डायरेक्शन के लिए रहेगा। तो tan अल्फा किस तरीके से रहेगा? आप देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो रहा है, ये अगर AC है तो ये भी, इसको भी AC आप लगा सकते हो। किस तरीके से मिलेगा देखो, और ये जो रहेगा वो 80 रहेगा। तो क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, ये एडजेसेंट होगा, ये अपोजिट हो गया। तो tan अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज AC अपॉन 80। तो इस तरीके से इसका डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये आपको दिया नहीं है सिलेबस में, मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा का है जो नीट की और IIT की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। आगे हम देखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, ये मेन टॉपिक है। Angular acceleration, it is denoted by alpha, it is denoted by alpha। तो आगे देखते हैं, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उस पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो होगा ओमेगा, ठीक है, ये होगा ओमेगा। तो यहाँ पे ये जो ओमेगा है दैट इज द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी या फिर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हम शो कर सकते हैं। हो सकता है इसका जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी वो चेंज हो रहा है। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रहा है? यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। अब चेंज होने की वजह से यहाँ पे क्या मिलेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है।
तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन जो है चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, इस तरीके से इसका फॉर्मूला बनेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम, ठीक, इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे काइनेमेटिक इक्वेशन का यूटिलाइज करके हम फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। आपको इसका काइनेमेटिक इक्वेशन मैंने एनालॉगस आपको लिख के दिया है, काइनेमेटिक इक्वेशन का एनालॉगस, ठीक है। मैं फिर भी एक शॉर्टकट में आपको समझा देता हूँ। अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी, ये इसका फॉर्मूला बनेगा, या फिर आप ऐसा भी ले सकते हैं डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है। तो इसका जो यूनिट रहेगा वो रहेगा रैड पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कैसे फॉर्मूला है, आपको एनालॉगस पता होगा, हमने एक लीनियर काइनेमेटिक इक्वेशन लिया था, v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। वैसे ही इसका जो एनालॉगस रहेगा रोटेशनल मोशन में वो रहेगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी इज इक्वल टू अल्फा, इस तरीके से इसका फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आपको ये समझ में आ गया, इसका फॉर्मूला समझ में आ गया, इसके डेफिनेशन समझ में आ गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। जब भी यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है कुछ टाइम के अनुसार, एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है, तब जाके यहाँ पे अपने को एंगुलर एक्सेलरेशन मिलता है। बात समझ में? आगे देखते हैं। एक न्यूमेरिकल दिया है, उस न्यूमेरिकल के बारे में देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे लेता हूँ। Example 1. A fan is rotating at 90 rpm. At 90 rpm, it is then switch off. It is then switch off. It stop after 21 revolution. 21 revolution. Calculate the time taken by it to stop assuming that the frictional torque is constant. तो एक बहुत ही सिंपल सा एक न्यूमेरिकल दिया है यहाँ पे। अभी तक हमने जो पढ़ा, जिस फॉर्मूले का हमने यूटिलाइज किया, उसी के ऊपर दिया है। एक फैन है कि जैसे कि मैंने आपको समझाया था फ्रीक्वेंसी समझाते समय, फैन है वो रोटेट कर रहा है 90 आरपीएम में, रोटेशन पर मिनट, यानी एक मिनट में 90 रोटेशन ले रहा है। कितना रोटेशन ले रहा है? एक मिनट में 90 रोटेशन ले रहा है। इट इज देन स्विच ऑफ, फिर फैन को हमने बंद कर दिया, और बंद करने के बाद वो 21 रिवॉल्यूशन लेता है और फिर स्टॉप हो जाता है।
21 रिवॉल्यूशन लेता है और स्टॉप होता है। तो अपने को वही देखना है कि 21 रिवॉल्यूशन लेने के लिए उसको कितना समय लगा। कैलकुलेटेड टाइम टेकन बाय इट टू स्टॉप, एंड स्टॉप होने के लिए, स्विच ऑफ करने के बाद स्टॉप होने के लिए उसको कितना समय लगा, वो अपने को यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है उस फैन के ब्लेड्स के साथ, वो उसका टॉर्क जो दिया है वो कांस्टेंट दिया है, जो फ्रिक्शन दिया है वो कांस्टेंट दिया है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या गिवन है, पहले वो गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया है, ये है फ्रीक्वेंसी, ये आरपीएम में दिया है लेकिन अपने को चाहिए आरपीएस में, तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अपने को दिया है फ्रीक्वेंसी दैट इज एन नॉट इज इक्वल टू 90 आरपीएम। अब इसको आरपीएस में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 60 रहेगा, तो दैट इज आइए अब देखते हैं न्यूमेरिकल्स, एग्जांपल लेंगे। अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसके ऊपर का ये एग्जांपल है, ठीक है। क्या दिया है यहाँ पे देखिए, अ फैन इज रोटेटिंग एट 90 आरपीएम, 90 रोटेशन पर मिनट, इट इज then switch off. It stop after 21 revolution. Calculate the time taken by it to stop, assuming that the frictional torque is constant. तो यहाँ पे एक फैन दिया है जो 1 मिनट में 90 रोटेशन करता है, रोटेशन पर मिनट, ठीक है। 1 मिनट में 90 रोटेशन करता है। बाद में उसको स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ करने के बाद वो स्टॉप होते होते 21 रिवॉल्यूशन वो ले लेता है। तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पे टाइम, कि उसको स्टॉप होने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो अपने को टाइम निकालना है। और यहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है उसके ब्लेड्स का, वो फ्रिक्शन यहाँ पे कांस्टेंट दिया है। जो फ्रिक्शन होता है ब्लेड्स का टॉर्क जो दिया है, फ्रिक्शनल टॉर्क, वो कांस्टेंट दिया है, ठीक है। तो हमको टाइम निकालना है, तो जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। क्या गिवन है हमारे पास, हमारे पास दिया है फ्रीक्वेंसी दैट इज एन नॉट से शो करेंगे इसको हम, क्योंकि दो दो अलग अलग रोटेशन दिया है हमको, 90 आरपीएम, लेकिन ये रोटेशन पर मिनट में है। हमारा जो यूनिट है वो सेकंड के लिए चाहिए, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रोटेशन पर सेकंड। तो रोटेशन पर सेकंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 90 डिवाइड बाय 60 आरपीएस, यहाँ पे ये हो जाएगा 3/2 आरपीएस, ठीक है। कैंसिल करने के बाद यहाँ पे जो हो जाएगा वो 3/2 आरपीएस। तो एन नॉट की वैल्यू हमको मिली 3/2 आरपीएस मिली, ठीक है। और क्या, इसके ऊपर से हम निकाल सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी देंगे, क्योंकि फैन पहले से ही चल रहा था। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेंगे इसकी, 2πn0, ये फॉर्मूला हमने पहले ही देखा था, 2πn0। तो यहाँ पे 2π और n0 की वैल्यू क्या है, 3/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा 3π रैड पर सेकंड, रैड पर सेकंड, ठीक है। अब हमको निकालना पड़ेगा, हाँ यहाँ पे एक चीज गिवन है हमको, ये ध्यान में कि इट स्टॉप आफ्टर 21 रिवॉल्यूशन, यहाँ पे स्टॉप होते होते वो 21 रिवॉल्यूशन ले लेता है। तो एन, कैपिटल एन से शो करेंगे उसको, ठीक है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दैट इज द 21 ना। अब यहाँ पे मायने रखता है कि ब्लेड्स के बीच का एंगल, ठीक है। अगर फैन स्टॉप होता है तो फैन स्टॉप होने के लिए उसका ब्लेड्स के बीच में कितना एंगल है, ठीक है। एंगल बिटवीन द ब्लेड्स टू स्टॉप, दैट इज द थीटा इज इक्वल टू 2π कैपिटल एन। ये इसका फॉर्मूला रहेगा। इस फॉर्मूले का यूटिलाइज करके हम क्या करेंगे कि जो एंगल है उस एंगल की हम वैल्यू निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये थीटा इज इक्वल टू 2π और ये एन की वैल्यू 21, दैट इज 42π, ये इसका एंगल हो जाएगा, दैट इज द यूनिट रहेगा इसका राइट ना। अब टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए हम यहाँ पे दो फॉर्मूले का यूटिलाइज करेंगे, काइनेमेटिक इक्वेशन वाले फॉर्मूले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, बाय यूजिंग एनालॉगस ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशन,
अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। ये हमने पहला काइनेमेटिक इक्वेशन जो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी, ठीक है, उसके ऊपर से लिया, सॉरी ए टी इसके ऊपर से लिया, u इज इक्वल v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। इसके ऊपर से ये हमने बनाया, उसका एनालॉगस होता है कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है, उसके ऊपर से ये हमने बनाया। ना दूसरा फॉर्मूला जो रहेगा अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 थीटा अपॉन 2 थीटा। इसका यूटिलाइज हम करेंगे, इसका यूटिलाइज हम करेंगे। हाँ, ये भी काइनेमेटिक इक्वेशन से ही बनाया गया फॉर्मूला है, एनालॉगस ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशन। ये कैसे बना है इसका मैं रफ वर्क यहाँ पे पहले करके देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कैसे होगा, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बाय डेफिनेशन भी ले सकते। तो हमारे पास ये इक्वेशन, एक काइनेमेटिक इक्वेशन थी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, बराबर। इसका एनालॉगस हमने लिखा था स्टार्टिंग के वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में हमने लिखा था, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा। ये एक्सेलरेशन है, यहाँ पे अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, एस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और थीटा भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अल्फा का फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दीजिए, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, ठीक है। यहाँ पे 2 थीटा को इधर शिफ्ट कर दीजिए, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, यहाँ पे डिवाइड में जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो समझ में आ गया ये फॉर्मूला कैसे बना, इन फॉर्मूले का यूटिलाइज अपन करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अल्फा, इस फॉर्मूले का यूटिलाइज करके हम अल्फा निकालेंगे। एक बार अल्फा निकल गया तो टाइम निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। इस फॉर्मूले का यूटिलाइज करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 थीटा, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू कितनी है भाई, हाँ वो तो लिखा ही नहीं हमने, जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो रहेंगी वो रहेंगी 0, क्योंकि फैन स्टॉप हो रहा है तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी रहेंगी 0 रैड पर सेकंड, ठीक है। ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, जो फैन स्टॉप हो रहा है, पहले तो वो इनिशियल था, फैन घूम रहा था, बाद में स्विच ऑफ कर दिया तो स्टॉप हो गया, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी फाइनल वाली 0। तो ये इसकी वैल्यू रहेंगी 0 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है ओमेगा नॉट 3 पाई, ठीक है, 3 पाई स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू कितने हैं 42 पाई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 42 पाई, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे -9 पाई स्क्वायर अपॉन 84 पाई, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमको मिलेगा -9 पाई अपॉन 84 रैड पर सेकंड स्क्वायर अल्फा इज इक्वल। चलो अल्फा मिल गया, अब निकालेंगे टाइम। अभी पहले वाला फॉर्मूला का यूटिलाइज करते हैं, ये आप लिख लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। नाउ अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 थीटा, सॉरी हम पहला फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी, ठीक है, इसके ऊपर से टाइम मिल जाएगा, टी इज इक्वल टू अल्फा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन अल्फा, ठीक है। वैल्यू पुट कर लेते, ओमेगा की वैल्यू 0 माइनस ओमेगा नॉट की यहाँ पे रहेंगे 3 पाई अपॉन अल्फा की वैल्यू क्या रहेंगी -9 पाई बाय 84, ठीक है। अब ये 84 ऊपर चले जाएगा तो -3 पाई इंटू 84 अपॉन -9 पाई, पाई पाई कैंसिल, 3 3 जा 9 माइनस माइनस कैंसिल, 328 जा, ठीक है। तो 28 सेकंड हमको यहाँ पे मिलेगा, कितना मिलेगा टाइम 28 सेकंड, तो 28 सेकंड में ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय फैन टू स्टॉप इज इक्वल टू 20 टी इज इक्वल टू 28 सेकंड, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर रहेगा। तो आज के लिए हम नहीं देखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।